सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक शख्स, उसके 5 बेटे थे। जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने अपनी सारी दौलत बेटों में तकसीम कर दी। उसने सोचा कि मुझे रुपए पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है और बाकी दिन मैं अपने औलाद के साथ गुजार लूँगा। अच्छा, पहले वो अपने बड़े बेटे के घर गया, उसके पास रहने लगा। शुरू में बेटे ने बूढ़े की बड़ी खिदमत की, मगर थोड़े दिनों के बाद वो अपने बाप से बेजार हो गया। अब वो बूढ़े शख्स का अदब भी नहीं करता था, बल्कि कभी कभी अपने वालिद को डांट भी लेता था। अच्छा जी, बूढ़े को ना वक्त पर खाना मिलता, ना कपड़े मिलते। फिर बूढ़ा क्या था, वो अपने बेटे के सलूक से तंग आ गया और दूसरे बेटे के पास चला गया। वहाँ भी शुरू के कुछ दिन बड़ा अच्छा गुजारा हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दूसरा बेटा भी बाप से बेजार होने लगा। उसकी बीवी तो अपने ससुर के साथ बदज़बानी भी करती और कहती कि हम पहले ही मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं, अब तुमने भी आकर हमें और परेशान कर दिया। बेचारा बूढ़ा क्या करता, वहाँ से भी निकला और तीसरे बेटे के पास चला गया, मगर उसके सलूक से भी परेशान होकर सबसे छोटे और लाडले बेटे के पास जा पहुँचा और वहाँ भी आखिरकार तंग होकर निकल आया। अच्छा, बेचारे को कहीं चैन ना मिला, सारे बेटों के पास वो जाता रहा। सारे बेटे अपने वालिद को साथ रखने से बचना चाहते थे। कोई कहता कि मेरे इतने बच्चे हैं, तुमको कैसे रख सकता हूँ। कोई कहता मेरा घर छोटा है, कोई कहता मैं खुद बहुत गरीब हूँ। वालिद ने रो रो कर अपने बच्चों से कहा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरे बुढ़ापे और कमज़ोरी पे तरस खाओ, मगर कोई परवाह ना करता। अच्छा, एक मरतबा बेटे इकट्ठे हुए, सब ने मिलकर फैसला किया कि वालिद को किसी ओल्ड होम भेज दिया जाए। वालिद ने सुना तो बड़ी आजिज़ी के साथ बेटों से कहने लगा कि मैं बूढ़ा हूँ, मेरी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, मुझे अच्छी तरह से दिखाई भी नहीं देता, तो मुझे अपने पास रख लो, मुझे घर में थोड़ी सी जगह दे दो और एक टुकड़ा रोटी भी दे दिया करो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मैं कोने में पड़ा रहूँगा। मगर जालिम बेटों ने वालिद की एक ना सुनी और उन्होंने कहा कि जो हमारा फैसला है वही होगा, हम ज़बरदस्ती तुम्हें वहाँ छोड़ कर आएंगे। बूढ़ा रोता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में एक अमीर आदमी वहाँ से गुजरा और उसने पूछा कि क्या हुआ है, कहाँ जा रहे हो। बूढ़े ने जवाब दिया कि मेरे बच्चों ने मेरे साथ ये किया और मैं वहाँ जा रहा हूँ। अमीर आदमी ने हैरत से कहा कि बड़े मियाँ, तुम वहाँ जाओगे, ये तो तुम्हारे घर में आराम से बैठने के दिन है। मजलूम वालिद ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। तो फिर अमीर आदमी ने कहा कि बड़े मियाँ, ओल्ड होम जाने का ख्याल तो बेकार है, मगर तुम गम ना खाओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये कहकर उसने अपनी जेब से एक थैली निकाली और उसमें कोई चीज़ भर दी। फिर थैली को एक लकड़ी के संदूक में रखकर संदूक को अच्छी तरह से बंद कर दिया और उसे बूढ़े शख्स के हवाले कर दिया और उसके कान में कुछ कहा। अब ज़रा सुनिएगा नाज़रीन, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसने उसके कान में कुछ कहा। अब बूढ़ा शख्स संदूक लेकर खुशी खुशी गांव वापस पहुंच गया। जब बेटों ने देखा कि वालिद एक संदूक बगल में दबाए चला आ रहा है, तो समझ गए कि इसमें ज़रूर कुछ दौलत होगी, जिस तरह पुरानी दौलत हमें मिली, ये भी हमें मिल जाएगी। उन्होंने अपने वालिद से ये भी ना पूछा कि तुम वहाँ क्यों नहीं गए, वापस आ गए, बल्कि सब अपने वालिद के इर्द गिर्द जमा हो गए, खातिर तवाज़ों में लग गए। हर एक बेटा बूढ़े को अपने घर चलने का कहता। फिर उन्होंने वालिद को खूब खिलाया पिलाया और खाने पीने के बाद बूढ़े ने कहा कि मेरे बच्चों, अपनी जवानी में मैंने कुछ दौलत जमा करके जंगल में दफन कर दी थी, मुझे उसका ख्याल भी नहीं रहा। आज जो इधर से गुजरा तो याद आया, ज़मीन खोदी तो संदूक चूं का तूं था और मैं निकाल कर ले आया। अब ये मेरी ज़िंदगी तक यूं ही बंद रहेगा और मेरे मरने के बाद इसे खोलना, और तुम में से जो मेरी सबसे ज़्यादा खिदमत करेगा और बुढ़ापे में आराम देगा, ये दौलत उसी को मिलेगी। अब क्या था जी, ये सुनकर सारे बेटे आपस में लड़ने लगे कि अब्बा को मैं अपने पास रखूँगा। और अब बूढ़ा जिस बेटे के पास जाता, समझ लें कि वो उसके इर्द गिर्द उसकी खूब खातिर तवज्जो करता, बड़ी खिदमत करता, सब उसके खाने कपड़े आराम का ख्याल रखते। अब इसी तरह बूढ़े की जो ज़िंदगी है ना, बड़े मज़े में गुजरने लगी और बहुत दिनों तक आराम से ज़िंदगी गुजारने के बाद बूढ़ा मर गया। अच्छा, अब तमाम बेटों ने मिलकर बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से उसको दफन किया। फिर सारे कामों से फारिग होकर तमाम लोग संदूक की तरफ आ गए, संदूक खोलने लगे। मगर संदूक खोलने से पहले तमाम भाइयों में बहस होने लगी। हर एक कहता कि मैंने अब्बा की ज़्यादा खिदमत की, इसलिए बड़ा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। अब आखिर में ये तय पाया कि ख़जाना सब में बराबर तकसीम होगा। अब क्या था, संदूक खोला गया और उससे बड़ी खूबसूरत रेशमी थैली निकली जिसका मुंह बंद था। उसमें छन छन की आवाज़ आ रही थी। तमाम भाइयों ने बड़ी बेसब्री से थैली खोली कि पता नहीं इसमें क्या है, और फ़र्श पर खाली कर दी। मगर क्या देखते हैं कि उसमें से कांच के छोटे छोटे टुकड़े गिरकर फ़र्श पर फैल गए। ये देखकर तमाम बेटों को बहुत गुस्सा आया और वो आपस में ही लड़ने लगे। गांव के लोग ये देखकर खूब हंसे और उन नाफरमानों से कहा कि देख लिया अपने लालच का अंजाम और अपने बूढ़े बाप की अकल।
उसे तुम कहाँ भेज रहे थे, लेकिन तमाम लोगों के साथ उसने क्या किया, ये तुम लोग के लिए एक मज़ेदार सबक है, इससे सबक सीखो। अब ऐसे सबक नाजरीन पाकिस्तान ने भारत को सिखाया जैसे बूढ़े बाप ने अपने बच्चों को सिखाया, वैसे सबक पाकिस्तान ने भारत को सिखाया। भारत अफगानिस्तान के रास्ते से क्या करना चाहता था, पाकिस्तान को तबाह करना चाहता था, छुप छुप कर साजिशें करता था, दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर मजलूमियत के बाकायदा रोने शुरू कर देता था, और भारत दुनिया को बाकायदा पागल बना रहा था। लेकिन उसकी अपनी की गई हर तदबीर कह लें कि उल्टी पड़ गई। मोदी सरकार का जो असल चेहरा है दुनिया के सामने आता चला गया, एक्सपोज होता चला गया। हिंदुस्तान जाली खबरों के जरिए पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान के इमेज को दुनिया के सामने बेनकाब करने की कोशिशों में लगा रहा। भारत पागल बनाने के लिए एक खास लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, आपको पता है वो क्या कहते हैं, मामू बनाना, मामू बनाने का लफ्ज़। और भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले पर दुनिया को पागल बनाने का काम करता रहा, लेकिन अपनी ही चाल में, कहते हैं ना कि फंस कर कोई अपनी चाल में फंस जाए और जलील हो जाए, रुस्वा हो जाए, वो हुआ भारत के साथ। अब कहानी में जो भाई थे सारे, उनका अपने वालिद के हाथों बेवकूफ़ बनने का गांव वालों ने जिस तरह खूब मजाक उड़ाया ना, ठीक वैसे ही अब दुनिया में भारत का मजाक बन रहा है। अब पाकिस्तान के लिए अफगान सरजमीन से कोई ख़तरा नहीं रहा और भारत को इस बात का गम खाए चला जा रहा है। और अब इंतकाम की आग में जल जल कर हिंदुस्तान से जालिस्तान बन गया और जालसाजी का चक्कर चलाकर हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी क्रिकेट की रौनक को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, और इसको फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब ने सबूत तक एक्सपोज कर दिया। क्लिप चलाइएगा ज़रा। अच्छा, अब न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा कैसे मनसूख किया और क्यों मनसूख किया, और इस घिनौनी साजिश के पीछे भारत किस तरह से मुलविस निकला, ये फवाद साहब ने बयान कर दिया। फवाद मजीद क्या कहते हैं कि टीटीपी और जमातुल अहरार के जो साबिक तर्जुमान है एहसानुल हसन, उनके जाली नाम से 19 अगस्त 2021 को फेसबुक पोस्ट सामने आती है जिसमें न्यूजीलैंड और इसकी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो दौरा पाकिस्तान मनसूख कर दे, क्योंकि दाइश खुरासान ने टीम पर हमले का मनसूबा बनाया। अच्छा नाज़रीन, फवाद चौधरी ने मज़ीद भी भारत की जो तकरीबकारी है ना, उसकी कहानी से पर्दा उठाया है किस तरह, और अब जो कह लें कि जो मतलब पूरी जो डिटेल है वो मैं आपके ज़रा शेयर करती हूँ, आपको बताती हूँ कि इससे आपको और भी बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे अफ़गानिस्तान के जो साबिक नायब सदर हैं अमरुल्लाह सालेह, उन्होंने भारत के साथ नेक्सस करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कह लें कि क्या 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 गेम नहीं की और क्या क्या खेल नहीं रचाया। और फवाद चौधरी मज़ीद क्या बताते हैं कि जिसके बाद 21 अगस्त 2021 को भारतीय वेबसाइट संडे गार्डियन, उसके ब्यूरो चीफ ने एक आर्टिकल शाये किया कि जी न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान में दहशतगर्दी का शिकार हो सकती है। और ये इंकशाफ कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब कि भारतीय अखबार के जो ब्यूरो चीफ हैं उनके साबिक अफ़गान जो नायब जो सदर थे अमरुल्लाह सालेह, उससे बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुकात भी थे, और अमरुल्लाह पाकिस्तान मुखालिफ होने के हवाले से आपको पता है बहुत मशहूर हैं। अब इस बात में मेरे ख्याल से कोई शक नहीं रह जाता कि भारत के गठजोड़ के ज़रिए से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जाली खबरें हैं वो फैलाकर किस तरह से एक मुनज़्ज़म अंदाज में मुहिम चला रहा है। और आपको ये भी याद होगा कि हुकूमत ने कुछ दिन पहले 5th जनरेशन वॉर के हवाले से भारत को खुलकर बेनकाब किया, एक्सपोज किया, भारत की जो असलियत है, औकात है, वो दुनिया को दिखाई। और फवाद चौधरी ने उस वक्त भी ये बताया था कि भारत किस तरह से अफगानिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है NDS और PTM से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पे जाली खबरें फैलाता रहे। अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान को कैसे और किस तरह से हाइब्रिड और 5th जनरेशन वॉर का सामना है। और जाहिर सी बात है 5th जनरेशन वॉर के ज़रिए पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुँचाया गया, और यही वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने क्रिकेट सीरीज़ की जो मनसूखी है इसके मामले पर इंटरपोल से मुआवनत भी तलब की है। अच्छा, फवाद चौधरी ने न्यूजीलैंड के जो दौरा मनसूख करने की साजिश से एक और भी पर्दा उठाया। दूसरा क्लिप होगा फवाद चौधरी का, ज़रा चलाइएगा। अच्छा सुना आपने, चंद दिन बाद न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी हैं मार्टिन, उनकी अहलिया को एक ईमेल मौसूल होती है और उसमें इतला ये दी जाती है जी मार्टिन को दौरा पाकिस्तान में कत्ल कर दिया जाएगा। और ये जो फवाद चौधरी साहब हैं ये बाकायदा हकीकत का जो पर्दा चाक करते हुए कह रहे हैं कि जब तहकीक की गई तो मालूम ये हुआ कि जिस ईमेल एड्रेस से उनको ईमेल की गई वो किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क से मुंसलिक था ही नहीं, और उस ईमेल से अब तक सिर्फ एक ही ईमेल की गई है जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी की अहलिया को की गई है। अच्छा, इस सूरत हाल के बावजूद न्यूजीलैंड टीम ने अपना दौरा मनसूख नहीं किया क्योंकि दोनों ममालिक की जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने धमकी पे मबनी इस ईमेल को जाली करार दे दी है। और न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंची और उन्हें गैर मामूली सिक्योरिटी फराहम की गई और उन्होंने 13 तारीख को पहली प्रैक्टिस की, लेकिन 17 तारीख को जिस दिन मैच होना था उस वक्त न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी हुकूमत का हवाला देकर कहा कि सिक्योरिटी खदशात हैं इसलिए दौरा मनसूख कर रहे हैं। अब ये है असल कहानी कि भारत ने किस तरह 5th जनरेशन वॉर का खेल रचाया और पाकिस्तानी क्रिकेट को नुकसान पहुँचाने की बाकायदा साजिश है। अच्छा, भारत ने ये तासुर
बाकायदा तासुर जमाने की कोशिश की कि पाकिस्तान एक गैर महफूज मुल्क है और इसने न्यूजीलैंड और बरतानिया के बोर्ड को अपने साथ मिलाया इस साजिश के लिए। जबकि पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर के बकौल इंग्लिश क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान मनसूख करना बरतानवी हाई कमीशन का नहीं बल्कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का फैसला था। और बरतानवी हाई कमीशन ने ये नहीं इंग्लिश क्रिकेट टीम को पाकिस्तान का दौरा करने में कोई सिक्योरिटी खतरात हैं, यानी साजिश बेनकाब हो गई, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। और बरतानवी सहाफ़ी भी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के दोहरे मयार पे से पर्दा किस तरह उठा रहे हैं, ज़रा क्लिप देखिएगा। अच्छा, इसे कहते हैं दोहरी मुनाफिकत, यानी बरतानिया के खिलाड़ियों के दिल में ये जो IPL से माल कमाने की ख्वाहिशें मचल रही थी ना, इसलिए बरतानवी बोर्ड ने न्यूजीलैंड की आड़ लेकर दौरा मनसूख कर दिया। अब आप देखें, जब बरतानवी खिलाड़ी IPL खेलने जाते हैं तो उस वक्त वहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वहाँ डॉलर नज़र आ रहे होते हैं, इसलिए छोटा मोटा थ्रेट हो भी तो कोई बात ही नहीं है। क्या ये दुनिया ने नहीं देखा कि IPL के वक्त गैर मुल्की टीमों के खिलाड़ियों को उतनी सिक्योरिटी नहीं दी जाती जितनी पाकिस्तान गैर मुल्की खिलाड़ियों को सिक्योरिटी देता है? और बरतानवी सहाफ़ी उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने IPL खेलने की खातिर भारत को खुश किया है। और वैसे भी अगर भारत को नाराज़ कर दिया जाता तो सोचे ना, फिर इन गैर मुल्की खिलाड़ियों का रोज़गार छीन जाना था, बेचारे डॉलर कहाँ से कमाते अगर ये IPL के अगले सीज़न से महरूम हो जाते। ये पूरी कहानी। इसीलिए न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने और उनके क्रिकेट बोर्ड्स ने इस गेम की, ये जो जेंटलमैन गेम है ना, इसकी लाज नहीं रखी, इखलाकियात उसूलों की धज्जियां उड़ा दी, सामने नहीं रखा उसूलों को, इखलाकियात को, सिर्फ डॉलर देखे, पैसा देखा, मुफाद, बल्कि कह लें कि इखलाकियात को, उसूलों को जूते की नोक पे रखा और सिर्फ डॉलर को सामने रखकर फैसला किया, पैसे को सामने रखकर फैसला किया। और मुझे वो बात याद आ गई, सच कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब सब कुछ क्लियर है, सब कुछ वाज़ेह है कि भारत 5th जनरेशन वॉर के ज़रिए अफ़गानिस्तान में अपनी हार का बदला ले, इनको हज़म नहीं ना हो रही, उसका बदला भी तरह तरह से ले रहे हैं। और शेख रशीद साहब ने भी कुछ फरमाया इस हवाले से, क्लिप होगा, ज़रा टीम चलाइएगा। अच्छा, सुना आपने शेख रशीद साहब को, मेरे ख्याल से बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि जी भारत को मौत ये पड़ी हुई है कि अफ़गानिस्तान में उसका राज आखिर ख़त्म क्यों हो गया। ये बात कह रहे हैं कि उनको हज़म नहीं हो रही अभी तक, बाकायदा मौत पड़ गई और ये बात एक्सेप्ट नहीं वो कर पा रहे। ये जो तब्दीली आ गई है अफगानिस्तान में, उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है बात, और वो पागल हो गया है कि ये उनका राज वहाँ से ख़त्म कैसे हो गया। और सिर्फ यही नहीं भारत में, बल्कि बाकायदा सफ़े मातम बिछी हुई है कि उसके अफ़गानिस्तान में ये जो दहशत गर्दी के 66 कैंप हैं वो भी ख़त्म हो गए। और यही वजह है ना कि भारतीय मीडिया के जो चैनल्स हैं वो बाकायदा इस पर वावेला कर रहे हैं और वो क्या कहते हैं कि मिर्चें लगी हुई हैं उन्हें। और भारतीय मीडिया, सबको पता है कि जितना झूठा और मुनाफिक भारतीय मीडिया है उतना कौन होगा। भारतीय मीडिया झूठ का व्यापार कर रहा है, आदत से मजबूर, हमेशा की तरह। और आप अंदाज़ा करें कि उसके अपने लोग क्या कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते झूठ ना बोलो, क्योंकि झूठ से हिंदुस्तान की जो अवाम है, जनता, उसकी साख भी ख़राब होती, ज़ाहिर बात है, इमेज ख़राब होता है। आपको अभिनंदन याद होगा, उसने भी क्या कहा था कि भारतीय मीडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कितना झूठ बोलता है, जबकि पाकिस्तान का इमेज बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है, याद है ना। और भारत का वो जो भारत का पालतू का मतलब समझते हैं ना, अरनाब, वो तो काबुल के सरीना होटल से भी हो आया था और उसने बड़े वसूख से कहा था कि सरीना होटल की 5वीं मंजिल पे, वो मंजिल जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वहाँ पे पाक फौज और तालिबान की मीटिंग्स होती हैं। और उस होटल की फिर पता चला इस साहब को कि उसकी तो मंजिलें 2 हैं। और कहते हैं ना, झूठ के पैर नहीं होते, झूठ के पाँव नहीं होते। पता नहीं कितना ये झूठ बोलते हैं और क्यों बोलते हैं नफसियाती लोग। ये असल में अफ़गानिस्तान में ना भारत की, आप कह लें कि भारी सरमायाकारी है। अब जारी बात डूबेगी, आप पैसा इन्वेस्ट करें और डूब जाए तो फिर एक तो आपकी बुरी हालत हो जाएगी, गम से, तकलीफ से, दर्द से, पेट में मरोड़ भी उठेंगे। फिर आपकी यही सिचुएशन होगी जो इन लोगों की सिचुएशन हो चुकी है कि पता ही नहीं चाह रहा है कि काबुल के सरीना होटल की आखिर मंजिलें कितनी हैं। मतलब वहाँ पे मंजिलें ही नहीं है जितनी, उस मंजिल पे पता नहीं क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो इस साहब ने बयान कर दी और फिर जगसाई हुई। अब भारत के पेट में दर्द ये उठ रहा है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के करीब कैसे हो गया, इसको स्ट्रैटेजिक जो डेप्थ है ना वो क्यों हासिल हो गई। इसीलिए भारत अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक ये जो जितनी भी गलत खबरें हैं उसका बाकायदा प्रोपेगेंडा कर रहे। प्रोपेगेंडा करना भारत से बेहतर किसको आता होगा, बड़े एक्सपीरियंस है इस चीज़ में ये लोग। प्रोपेगेंडा तो करते हैं, और करते क्या है ये। अच्छा, शेख साहब का एक और क्लिप होगा, शेख रशीद साहब का, वो भी ज़रा चलाइएगा जी। सुना आपने,
पाकिस्तान भारत को रोज़ सबूतों के साथ बाकायदा सबक सिखाता है, लेकिन हिंदुस्तान फिर भी समझ लें कि उस सबक से, इस पूरी सिचुएशन से इबरत पकड़ने को तैयार नहीं हो रहा। और वैसे भी कहते हैं ना कि सीखता कौन है? जिसमें अक्ल होती है, जो सीखना चाहता है, जिसके दिमाग में कुछ होता है और जिसमें सोचने समझने की सलाहियत होगा, वही सीखेगा। लेकिन जहाँ दिमाग में अकल की बजाय तासुब होगा, इंतहा पसंदी होगी, पाकिस्तान से बुग़्ज़ होगा, दुश्मनी होगी, दुश्मनी भरी होगी, कूट कूट के भरी होगी, वो कैसे सीखेगा? सीखेगा ही नहीं, कभी नहीं सीखेगा। और नरेंद्र मोदी ये तो ठहरा दरिंदा, दरिंदा बाकायदा। गुजरात का कसाई, गुजरात का कसाब, कश्मीर का कसाब, गुजरात में, कश्मीर में, हर जगह क्या किया इसने? दरिंदगी की है ना। अक्ल से पैदल शख्स, गिरा हुआ शख्स, घटिया शख्स, छोटी सोच का मालिक शख्स, और ऊपर से भारत की बदकिस्मती कि इसके हाथ में इक़्तिदार आ गया और ये हिंदुस्तान को जलाने में मसरूफ़ हो गया। और जब ये हिंदुस्तान को जला रहा है तो उसको कहता है ये शाइन है, इसको वो शाइन दिखाई देती जो आग लगी हुई ना वहाँ पे, ये कहता है कि शाइनिंग इंडिया जो मैं बना रहा हूँ। और वैसे तो मोदी का बस नहीं चलता, ये तो पूरे खित्ते को आग में लपेटना चाहता है। अजीब जुनूनी नफसियाती शख्स है, पता नहीं किस किस्म का शख्स है, जो सिर्फ़ और सिर्फ आग लगाना जानता है, इंतशार फैलाना जानता है, प्रोपेगेंडा, साजिशें, ये चाहता है, सिर्फ सुकून नहीं है इसको। लेकिन अफ़गानिस्तान में अब इसके जो पालतू हैं वो इक़्तिदार में नहीं रहे हैं, और अफ़गान तालिबान ने भी अपनी सरज़मीन किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से बाकायदा रोक दी है। और इसी हार का ना ये जो दर्द है, ये भारत से बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये बुखलाहट का शिकार हो गए हैं और नित नई चालें चलकर पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। अब इसका निशाना दहशतगर्दी की सूरत सिक्योरिटी एहलकार भी हैं, 5th जनरेशन वॉर की सूरत में कौमी मफादात भी हैं, और अब खेल के मैदान भी हैं। लेकिन जो इत्मीनान है ना, इत्मीनान की बात ये है कि कौम के जो मुहाफ़िज़ हैं ना, वो जाग रहे हैं, और साजिशों की ये जो तारें हैं ये कहाँ से हिलाई जा रही हैं, पाकिस्तान ने ढूंढ निकाला है। और ये सिर्फ दावा नहीं है, हक़ाइक़ के साथ सबूत भी मौजूद हैं जिनसे इनकार मुमकिन नहीं है। अब भारत को उसी की ज़बान में जवाब है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने 27 फरवरी को अपनी मर्ज़ी के मुकाम पर, अपनी मर्ज़ी की जगह पर ऐसा जवाब दिया कि मोदी सर पकड़ कर रह गया। अब भी ऐसे जवाब मिलेगा, क्योंकि इस मैदान में भारत का बार अब नहीं चलेगा, अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कराची में तजावुज़ात के खात्मे से मुताल्लिक़ केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में हुई, जहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने हुकूमत सिंध की जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी, उस पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि सर से पाँव तक पूरा कराची गंदा है, सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली के तार लटक रहे हैं। और चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि सिंध हुकूमत को अरबों रुपए हर साल मिलते हैं, फिर भी कहते हैं कि पैसे नहीं हैं। और चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल सिंध पर भी शदीद बरहमी का इजहार किया और रिमार्क्स दिए कि जी एडवोकेट जनरल सिंध का रवैया देखें, उन्हें शर्म आनी चाहिए। सियासी झगड़े अपनी जगह, मगर लोगों को सर्विस दें, और अगर सर्विस नहीं दे सकते तो जाएं किसी और को आने दें। सुप्रीम कोर्ट में सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर उठने वाले सवालात हैं, उनके जवाबात लेने की कोशिश करती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सूबाई और सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी जनाब नवाब तैमूर तालपुर साहब। तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपने भी ये सुने होंगे रिमार्क्स चीफ जस्टिस साहब के, तो मेरे ख्याल से बजा फरमा रहे हैं, वो क्या कहेंगे आप? और जो गुजर नाला मुतासरीन है उस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स ये दिए कि जी अभी सिंध हुकूमत के पास पैसे आए नहीं हैं, मगर जब गाड़ियाँ खरीदनी होती हैं तो पैसे आ जाते हैं। क्यों हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल नहीं कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फिजा, फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए जी, गाड़ियों की जहाँ तक बात है, चीफ जस्टिस साहब ने जो जिक्र किया, तो गाड़ियों की परचेज पर तो सिंध हुकूमत ने बड़े अरसे से बैन लगा हुआ है। तकरीबन 7-8 साल तो कम से कम हो गए होंगे हमने नई गाड़ियाँ परचेज नहीं की हैं। एम्बुलेंस वगैरह की ज़रूरत होती है तो वो स्पेशल परमिशन कैबिनेट से लेते हैं, उसके दर टोटल बैन। जहाँ तक तजावुज़ात की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जो इंक्रोचमेंट है उसको 95% या 99% ख़त्म कर दिया। तो हमने जो कोर्ट के अहकामात थे उन पर बाकायदगी से अमल किया है। सेकेंड जो इशू हमारा आज पैदा हुआ है वो है, जो आज फाइनल ऑर्डर्स आ गए हैं कि नखला टावर को गिराना है। तो अब सिंध हुकूमत इस परेशानी में है क्योंकि अब हमें विद अ वेरी हैवी हार्ट कल से उसकी भी डेमोल्यूशन शुरू करनी होगी, उसे भी गिराना शुरू करना पड़ेगा। और बहुत ही दुख है हमें ये करने का। हमें अहकामात का जो है वो ऑफ कोर्स कराना है, उस पर सारा लायमल हमारी ही जिम्मेदारी बनती है, हमारे कंधों पे आती है।
अब ये नखला टावर के जो लोग हैं, ये कहाँ अकोमोडेट होंगे? इन बेचारों के पास कोई और अल्टरनेट जगह नहीं है, ये कहाँ पर रहेंगे? सिंध हुकूमत किस तरह से इन्हें कोई परमानेंट या कोई टेम्परेरी रहने की मदद फराहम करेगी? तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हमारे कंधों पर अभी फ़ाइज़ हो चुकी हैं। मैं समझता हूँ हमने ठीक ऑलरेडी वर्किंग शुरू कर दी है, हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट और केएमसी केडीए सब एक साथ बैठे हुए हैं और जगहों के लिए कुछ ना कुछ एरियाज़ हम वाकिफ़ कर रहे हैं, जिनको हम आगे जाके इनको अलॉट कर सकें। पर हुँ, टेम्परेरी रहने का भी एक और इश्यू है, उसका भी समझ नहीं आ रहा हुँ, कि किस तरह से बाज़ी में हम लोगों का क्या करेंगे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा तैमूर साहब, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा है कि जो गुजरानामा मुतासिरीन की जो बहाली है उसके लिए सिंध हुकूमत के पास ज़मीन भी मौजूद है, और ज़मीन मौजूद है तो उसकी नीलामी भी हो सकती है, और वफाकी और सूबाई हुकूमत को मिल बैठकर मसला हल करना होगा। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने जो हल बताया है, इस हल को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे आप? जी, हम तो हर बार बड़े खुश हो जाते हैं जब भी कोई बात ऐसी आती है कि वफ़ाक हमारे साथ मिल के काम करेगी, वफ़ाक कराची में कोई ना कोई मंसूबा देगी, वफ़ाक जो है कराची को नई स्कीमें जी, देगी। पर बड़े अफ़सोस के साथ ये सिर्फ़ और सिर्फ़ महदूद होते हैं ऐलानात तक। उन ऐलानों में से किसी भी एक पर हमने अमल होते हुए नहीं देखा है। तो अफ़सोस के साथ मुझे दुःख है इस बात का, पर खुशी है कि एक अच्छी बात अटॉर्नी जनरल ने की है कि वफ़ाक हमारे साथ काम करना चाहती है। पर आई जस्ट होप एंड प्रे कि ये सिर्फ उनके पुराने झूठे रिमार्क्स की तरह कोई एक बात ना हो। इस पे कुछ अमल दरामद भी कराना चाहिए अपनी बातों पर और अपने फैसलों पर। ठीक है। अच्छा वैसे जब भी सिंध हुकूमत में किसी से बात होती है, जैसे आपसे होती है, किसी और सूबाई वज़ीर से होती है, किसी से भी होती है, तो ज़्यादातर ये मौक़िफ़ सामने आता है कि नहीं, वफ़ाक से आप लोगों को बहुत ज़्यादा गिले होते हैं। आप कहते हैं वफ़ाक हमारे साथ बात चलने के लिए तैयार नहीं है, हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं। वफ़ाक की तरफ से किसी की अगर बात सुनी जाए तो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट स्टोरी सामने आती है। तो इसी गुत्थी को सुलझाने की एंकर्स भी बेचारे कोशिश करते रहते हैं। तमाम सहाफ़ी भी आप लोगों से सवाल पूछते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, आपका जवाब क्या आता है, उन लोगों का जवाब क्या आता है। तो सर ये तो तालपुर से बड़ा आसान नहीं, इस तरह हुकूमत वो भी करते जा रहे हैं, वफाक में आप लोग भी सिंध में करते जा रहे हैं, आप मलबा उन पे डाल देते हैं, वो लोग मलबा आप पे डाल देते हैं, तो फिर हल तो इस तरह कभी भी नहीं निकलेगा। क्या कहते हैं आप? इस पे न्यूट्रल बन के ज़रा जवाब दीजिएगा। भूल जाएं कि आप सूबे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो वफाक को कर रहे हैं, मतलब एज ए न्यूट्रल पर्सन आप कैसे देखते हैं पूरी सिचुएशन को? ये तो लड़ाई होती डॉक्टर चली जाएगी, मसले का हल ही नहीं निकलेगा कभी भी। मैं जो बात कहूँगा वो मुतनज़्ज़े होगी, जो बात पीटीआई कहेगी उस पे भी किसी को भरोसा नहीं आएगा। तो मेरे ख़्याल से आप जैसे एक जी। न्यूट्रल एंकर का काम है कि आप देखें और आप बताएँ कि हम झूठ बोल रहे हैं या वफ़ाक झूठ बोल रही है। आप बहुत सिंपली अगर बजट बुक पाकिस्तान की उसकी उठा लें और उसमें देखें कि कितनी स्कीमें मिली बलूचिस्तान को, केपीके को और अपना बाकी सूबों को, और सिंध को क्या मिला। सिंध को एक भी नई रोड की स्कीम नहीं मिली। पंजाब को 12 या 13 मिली हैं, केपीके को 44 नई स्कीम्स मिली हैं, बलूचिस्तान को भी शायद 38 नई स्कीम्स हुँ, मिली है, हमें एक भी नई स्कीम नहीं मिली। तो जो हमें काम करना है, अब हमें करना है अपने एनएफसी अवार्ड से, और आपको पता है किताबों में हाजिर है कि एनएफसी अवार्ड भी हमें पूरा नहीं दिया जा रहा पिछले 3 साल से। हम फिर भी काम करें। आज जो आप देखती हैं कराची में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हम रास्ते बना रहे हैं, हम रोड्स बना रहे हैं, हम अस्पताल बना रहे हैं, तो अब तो मेजॉरिटी चीज़ें सारी में मजबूरन प्राइवेट पार्टनरशिप में करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आवाम के सामने, इसी वजह से डॉक्टर साहब आपने देखा कि कराची में जो जीती हुई सीट थी पीटीआई की, जब फैसल वाडा ने वो सीट छोड़ी तो उनको नहीं मिली। ना वो नंबर 2 पे आए, ना वो नंबर 3 पे, वो 5वें नंबर पे आए पीटीआई, और पहले नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई। ये वो हेट्रेड है, ये वो गुस्सा है हुँ। कराची का, सिंध के लोगों का, पाकिस्तान का। आप देखें तो 14 इलेक्शंस हुई हैं। पहली बार हिस्ट्री में है पाकिस्तान की कि जो वफाकी हुकूमत है वो 14 में से 12 सीटें हारती है। तो इनकी नाकिस पॉलिसीज, इनकी करप्शन की वजह से आज ये हालात वो फेस कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा कराची के कचरे की बात कर लेते हैं। अब इसका कसूरवार कौन है, मैं आपसे जानना चाहूँगी। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जी हुक्मरान तबके को कोई परवाह नहीं है, गटर उबल रहे हैं, थोड़ी सी बारिश में शहर डूब जाता है। ये है सिंध हुकूमत। कचरे ना उठाने पर पीपल्स पार्टी पर अपोजिशन की जानिब से भी हमेशा तनकीद होती रहती है। तो आखिर मसला क्या है? सिंध हुकूमत क्यों अब तक कोई सिस्टम ऐसा नहीं बना सकी जिससे चले कचरा ही उठा लिया जाए, मतलब कचरा भी ना उठाया जाए? ये इसका तो हल निकल आना चाहिए ना अब तक तालपुर साहब। मैं बिल्कुल भी डॉक्टर साहबा, मैं इसको ओन करूँगा, पर उसमें आपको गहराई तक जाना पड़ेगा। जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर केडीए सही। का था, तो उस पे हमारा मतलब इतना ही अमल दखल था कि हम उनको उनके जो फंड्स थे टाइमली देते थे। जहाँ तक किसी और डीएमसी की बात थी, तो उस डीएमसी में हम महदूद थे उनको फंड्स देने तक। अब हमें मौका मिला है, एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने अपॉइंट किए हैं, और आज भी हालांकि थोड़ा सा ही वक्त हुआ है, लोगों में एक खुशी है, एक हुँ, बेहतरी आई है।
जो बेहतरी लोग कहते थे हम 5 साल में और 4 साल में और 10 साल में लेंगे, हम हफ्तों और महीनों के अंदर वो बेहतरी ला रहे हैं। आप देखेंगी विद इन नेक्स्ट 3 to 6 months इट विल बी वेरी विजिबल ऑन द रोड्स ऑफ कराची। ठीक है। अच्छा, वज़ीर आला सिंध कह रहे ने जो सिंध के माली साल 2021-22 का बजट पेश किया था तैमूर तालपुर साहब, वो तो 1477 अरब से ज़ायद का बजट था, ऐसा ही है। लेकिन जो एडवोकेट जनरल सिंध हैं वो ये कह रहे हैं कि पैसे ही नहीं हैं, विफाक का इंतज़ार है। क्यों तालपुर साहब, ये बात समझ नहीं आ रही, ज़रा समझा दीजिएगा। नॉट एट ऑल, मेरे ख्याल से ये ज़रा आपको समझने में शायद थोड़ा दिक्कत हुई है। हमने कभी नहीं कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है। हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारा जो ड्यू शेयर है वो हमें नहीं मिल रहा। जो 3 साल से हमारी कटौती हो रही है एनएफसी की, वो हमें नहीं मिल रही। जो हमें फिगर मिलने चाहिए वो क्यों कट रहे हैं, और जो वफाक जिस तरह से ये आज ही कहा है तालपुर साहब, उन्होंने एडवोकेट जनरल सिंध ने ये कहा है कि पैसे नहीं हैं, क्लियरली बोला है। बिल्कुल जी, हमारी जो बजट बुक्स बनती हैं उसमें स्कीम्स डालते हैं, हर चीज लाते हैं। वो उन पैसों की बात कर रहे हैं जो हमारा शेयर हमें नहीं मिल रहा, ना कि सिर्फ इस साल का, पिछले साल का, पर उससे भी पिछले साल का। 3 साल से हमारे जो पैसे हैं वो खाए जा रहे हैं, उनको लूटा जा रहा है, हमें अपना शेयर नहीं मिल रहा है। और उसके साथ साथ मैंने जैसे आपको जिक्र किया कि सारे वो कहते हैं जी कि मुतासिरीन को पैसे देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, ये उन्होंने कोर्ट में बोला है। तो मतलब पैसे नहीं हैं, आप कह रहे हैं कि सुनने में समझने में प्रॉब्लम आया होगा, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे ही नहीं मुतासिरीन को देने के लिए। मैं बड़ा क्लियरली आपको बता रहा हूँ कि जिन 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 फेजेस में पैसे हैं वहाँ पर रखे हुए हैं। जहाँ पर हमने कोई स्कीम्स रखी हैं वहाँ पैसे हमने रखे हुए हैं, पर कोई नई चीज़, कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो उसके लिए अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। और शिकायत यही रहती है कि हमारा हिस्सा, सिंध का हिस्सा सिंध को मिलना चाहिए। और जिस तरह से वफाक हर सूबे को स्कीमें देता है, उसे सिंध के सूबे को भी स्कीमें देनी चाहिए। सिंध का कसूर क्या है, वोट नहीं किया। ठीक है जी, ठीक है तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, मुझे ब्रेक पे जाना, वापसी पे एक अहम इशू पर मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर कैसर सजाद साहब और एक स्टूडेंट हाफिज़ मुनीब साहब। ये जो एंटी टेस्ट के हवाले से जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं बच्चे, वो लोग बहुत ज़्यादा सरापा एहतजाज हैं, उनके अपने मसाइल हैं, वो जो मसाइल हैं उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा करने के लिए आपको पता है कि जी हर साल जो तलबा हैं लाखों की तादाद में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले का जो इम्तिहान है उसमें हिस्सा लेते हैं। और पहले पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के तहत जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें दाखिले के इम्तिहानात सूबाई सतह पर अलहदा होते थे। अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को तहरील करते हुए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के नाम से ऑर्डिनेंस जारी किया और तमाम जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके मामलात पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सपुर्द कर दिए। पाकिस्तान में 2020 में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिले का जो इम्तिहान है MD-CAT, ये पहली बार तनाज़े का शिकार हुआ। और पिछले साल तलबा के कहना था कि जी तलबा को 20 से 30 नंबर कम दिए गए हैं, जबकि कुछ तलबा ने यहाँ तक कहा कि इम्तिहान में ऐसे सवालात भी आए जो कि निसाब में शामिल ही नहीं थे। अब नाज़रीन, इस साल भी जो इम्तिहान है उसके बाद तलबा ने एक बार फिर जो PMCS को आड़े हाथों लिया और टेस्ट होने के बाद तलबा का ये कहना है कि जी MD-CAT जो है इम्तिहानात में नाकारा सिस्टम और गलत जवाबी कॉपी से चेक करने के बायस सैकड़ों तलबा का जो मुस्तकबिल है वो ख़तरे में पड़ गया, क्योंकि जिस जवाबी कॉपी से टेस्ट चेक किया जाता है उसमें गलतियाँ होने के बायस जो तलबा हैं वो फेल होने लगे हैं, जबकि तलबा को जवाबी कॉपियाँ फराहम ना करना टेस्ट पर मज़ीद सवालात भी उठा रहा है। इस पूरी सिचुएशन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मेडिकल उसके सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सजाद साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और मेडिकल स्टूडेंट हैं जी हाफिज़ मुनीब, और इस बार होने वाला जो ये टेस्ट है इसमें भी हाफिज़ मुनीब जो थे वो शरीक थे। और प्रोग्राम में मैं आपको बता दूं कि हमने दावत देने के लिए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से रब्ता किया मगर कोई जवाब नहीं दिया गया। अच्छा जी मुनीब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। हाफिज़ मुनीब, आप ज़रा ये बताइएगा कि जो तलबा तालिबात हैं आप समेत, आप लोगों को एग्जैक्टली क्या मसाइल पेश आ रहे हैं इम्तिहान देते हुए, क्या शिकायत हैं आपकी? देखें, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ का कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर मदऊ किया और तलबा की आवाज़ को उठाया आपने। देखें, माजी में NTS जब टेस्ट लिया करता था तो सबका एक दिन एक टेस्ट हुआ करता था, वो भी एक निसाब से। लेकिन इस साल के जब PMC ने टेस्ट लिया उसका ना ही निसाब एक था, कुछ सवाल पंजाब बोर्ड से आ रहे हैं, कुछ सवाल फेडरल बोर्ड से आ रहे हैं। यानी आप ये किस तरह उम्मीद कर रहे हैं कि जो सिंध का बच्चा है वो फेडरल पढ़े, यानी कोविड के दिनों में कि जब माशी हालात लोगों के बेहतर नहीं है, आप उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो कोचिंग सेंटर जाए, जाके 50,000 रुपये की फ़ीस भरे और फिर जाके फेडरल का कोर्स पढ़े। आपने निसाब एक आपने किया नहीं, लेकिन आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि बच्चे एक निसाब से पूरे पाकिस्तान का एक करिकुलम से उसके टेस्ट दें। ये कैसे मुमकिन हुआ? ठीक है,
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी तरफ मैं आ रही हूँ, या इसने बड़ा इन्होंने अहम सवाल उठाया है हाफिज़ मुनीब ने, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि जो एक टेस्ट है वो एक नहीं हो रहा, किसी का क्या है, किसी का कौन सा टेस्ट है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। फिजा, बात सारी ये है कि देखें, ये हम बहुत अरसे से कह रहे हैं कि अपने सिस्टम को सही किया जाए, ना कि आप बच्चों पे और पेरेंट्स पे इम्तहान दर इम्तहान का बोझ डाला जाए। हमने ये कहा कि जी इंटर का एग्ज़ाम आप प्रॉपर करें ताकि इंटर के नंबर के साथ आप मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दें। आप ये नहीं हो सका, बच्चों का अननेसेसरीली बच्चों के एग्जाम पे लगा दिया गया, पेरेंट्स को एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है और उसके बाद जो है वो एग्जाम लेके एंट्री टेस्ट का नाम देके और अब एमडी कैट के नाम से ये सारा काम हो रहा है। अब इसमें जो प्रॉब्लम शुरू हो गई है कि जो ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आप एग्जाम ले रहे हैं, ठीक है एग्जाम ले लें जी आप, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट प्रोविंस में डिफरेंट सिलेबस है। जब सिंध का जो स्टूडेंट है, सिंध के जो लड़के लड़कियां हैं, वो जो सवाल पंजाब का आता है वो नहीं दे सकते क्योंकि वो चीजें पढ़ ही नहीं रहे। हमें अफसोस तो यही है कि पूरे मुल्क के अंदर एक यूनिफॉर्म जो है वो टीचिंग का सिस्टम नहीं है। तो होता क्या है कि अभी जो हमें बच्चों ने बताया है वो ये बताया है कि किसी के पास तो ऐसे सवालात आ जाते हैं जिसका कि वो जवाब दे ही नहीं सकते। पॉइंट ये है कि अगर आपने एग्जाम लेना है तो वो सिलेबस वो होने चाहिए जो बच्चे पढ़ते हैं, नंबर एक। नंबर दो बात ये है कि आप पूरा महीना लोगों का जो है एग्जाम ले रहे हैं, शादी हॉल को बुक करा रहे हैं और उसके बाद एग्जाम, रोजाना एग्जाम हो रहा है, कभी यहाँ हो रहा है कभी वहां हो रहा है। तो आप व्हाई नॉट यू टेक एग्जाम, यू फिक्स एग्जाम इन सिंगल डोज। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए अननेसेसरीली बर्डन पड़ेगा लोगों को। चाहिए मैं समझता हूं कि जो एग्जाम लिया जा रहा है इसका तरीका ये होना चाहिए कि बजाय ये कि आप शादी हॉल बुक करा के पूरा महीना डिफरेंट जगहों पे आप टेस्ट ले रहे हैं बच्चियों का, आप एक दिन एग्जाम क्यों नहीं लेते? आप एक दिन एग्जाम ले, पूरे पाकिस्तान में एक दिन एग्जाम हो, डिफरेंट सेंटर्स में हो और वो सवालात हो जो कि तमाम सूबे के बच्चों ने पढ़ा हो। तो उस पे आप सही फैसला कर सकते हैं। अच्छा, और हमारा तो सिर्फ ये मानना है कि आप सिर्फ इंटर का जो एजुकेशन है उसको बेहतर कर दीजिए और उसके बेसिस पे आप एग्जाम लीजिए। बार बार एग्जाम में नहीं बच्चों को डालिए और ना ही पेरेंट्स के पास इतने पैसे हैं कि अपने बच्चों को कोचिंग की क्लासेस कराते रहे, अपने बच्चों को अननेसेसरीली आपने बड़ी अहम पॉइंट रेज किए हैं, बहुत आपने अच्छी बातें की हैं डॉक्टर साहब। एक सवाल मैं हाफिज़ मुनीब से पहले ज़रा पूछ लूँ, फिर मैं आपकी तरफ भी आती हूँ। ये बड़ा एक आपने कन्फ्यूजन वाली बात हो रही है। आपने कहा कि सूबे के सिलेबस जो हैं उस हवाले से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो हाफिज़ मुनीब, ये जो PMC वाले हैं वो ये कहते हैं कि जो आप कह रहे हैं ना कि जिस सिलेबस से बाहर के सवाल आ रहे हैं आउट ऑफ कोर्स, वो कह रहे हैं जी इम्तिहान में ऐसे सवाल शामिल किए गए जिसमें काबिलियत का अंदाजा लगाया जा रहा है कि बच्चे कितने ज़हीन हैं और अब इस इम्तिहान को रट्टे लगाकर पास नहीं किया जा सकता, इसलिए स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप जो बात बता रहे हैं वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब अब ऐसे काबिलियत का अंदाजा लगाया जा रहा है, PMC का ये मौक़िफ़ है। तो आप समझ रहे हैं, मैं आपकी तरफ भी पहले हाफिज़ मुनीब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या वाकई रट्टे लगाने वाले बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, यही क्या है मसला असल जो आप स्टूडेंट्स को समझ आया? मैं इसमें सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर PMC को अपने ऊपर भरोसा है तो वो क्यों डर रही है हमारे टेस्ट पब्लिक करने में? हमारे टेस्ट पब्लिक करे, बताए उसकी क्या की थी, बताए हमारे पास क्या सवालात आए थे। PMC क्यों डर रही है? दूसरी जानिब PMC के दिए हुए जो टैब्स हैं, जो हमें टैबलेट दिए जाते हैं, उसमें बाज़-औक़ात वाईफाई बंद कर दिया जाता है और फिर वहाँ पर जो नुमाइंदे होते हैं, जब हम उनसे शिकायत करते हैं तो वो कहते हैं कि इस टेस्ट में वाईफाई कोई काम नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? यानी आप एक ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं, उसमें आप ही कह रहे हैं कि वाईफाई का काम ही नहीं है। बिल्कुल बेतुकी बात ही करते हैं। दूसरी जानिब PMC ने पूरे टेस्ट का टेंडर किसको दिया, इसको भी बताया जाए, इसको सामने लाया जाए कि उस टेंडर का मालिक कौन है। हमने ट्रस्ट किया था गवर्नमेंट के ऊपर, हमने अपने 6,000 रुपये जो हमसे फीस ली गई थी वो 6,000 रुपये थी, हमने अपने 6,000 रुपये गवर्नमेंट को दिए थे, टैप्स को नहीं दिए थे। टैप्स किसका इदारा है, कौन इसका मालिक है, ये बताया जाए हमें। दूसरी जानिब अगर ये कहते हैं कि निसाब एक था, जी हाफिज़ जी मैं कह रहा हूँ कि निसाब अगर ये बात कंप्लीट कीजिएगा, मैं कह रहा हूँ अगर ये कह रहे हैं निसाब एक था, ठीक है, आप सवाल सामने लेकर आएँ। मैं इनको सिर्फ इतना चैलेंज करूँगा कि सिर्फ ये मेरा पेपर और मेरे बताए हुए किसी एक स्टूडेंट का पेपर पब्लिक कर लें, सामने आ जाएगा क्या मसला है क्या मसला नहीं है।
ठीक है डॉक्टर कैसर, आपने हाफिज़ मुनीब को भी सुना, तो वो मेरे ख्याल से बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्या मसला है, पेपर जो है पब्लिक कर दिया जाए। तो डॉक्टर साहब आप कैसे समझते हैं? आप सीनियर डॉक्टर हैं, आप बेहतर तरीके से पूरे सिस्टम को भी समझते हैं, गहरी नज़र भी रखते हैं, टीवी पर भी आते हैं, और ये तो आपसे रिलेटेड आपकी फील्ड है। आप कैसे समझ रहे हैं पूरे ये मामले को? और अगर इस तरह किया जा रहा है पीएमसी की जानिब से, तो हम क्या कह सकते हैं कि पुअर मैनेजमेंट है, मतलब स्किल्स की कमी भी नहीं कह सकते, क्या कहेंगे आप, क्या मसला क्या है? देखिए फिजा, बात सारी ये है कि हम तो पीएमसी को ही हम समझते हैं कि ये रातों रात पीएमसी बन गई, और एक 8 ऑर्डिनेंस जो है वो 2 मिनट के अंदर उसको एक्ट बना दिया गया, असेंबली से पास करा दिया गया। और हम ये समझते थे कि ये पीएमसी को थोड़ा सा कंसल्टेशन करने के बाद अगर ये पीएमसी लाया जाता तो ज्यादा बेहतर होता है। पीएमडीसी था, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। आप पीएमडीसी को के अंदर जो खराबी थी उसको ठीक करते, ना कि आपने पूरे दुनिया के अंदर लोगों को पता है, पूरे इदारों को मालूम है कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल एक इदारा है जो कि रेगुलेटरी बॉडी है पाकिस्तान में डॉक्टरों के लिए और तालीमी मेडिकल एजुकेशन के लिए, लेकिन आपने पूरी दुनिया में कंफ्यूजन पैदा कर दिया है अपने मकसद के लिए कि आपने पीएमडीसी को हटाकर और आप पीएमसी बना लिया। अब पीएमसी जब आपने बना लिए, कानून बना लिए, उसके पे बहुत सारे लोगों ने केसेस भी किए हैं। मैं समझता हूं कि स्टूडेंट्स भी गए हुए हैं। अब आप ये देखिए कि स्टेक होल्डर्स, स्टूडेंट सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन सबसे बड़ा स्टेक होल्डर्स है। हमें बताया ही नहीं गया कि पीएमसी जो है वो बन रही है और क्यों बन रही है, उसका मकसद क्या है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को क्यों खत्म कर दिया गया। इशू ये है कि जो ये हाफिज कह रहे हैं, इसके अंदर ये बहुत वैलिड पॉइंट इनका है कि जो आप क्यों डर रहे हैं, अगर कोई ऐसी बात है तो आप उसको शो कर दें, ये जो डिमांड कर रहे हैं उनकी बात को मान लें। तो मैं समझता हूं कि कोई इसमें बात है ही नहीं। लेकिन आप अगर सब कुछ अपनी मर्जी से, एग्जाम भी अपनी मर्जी से लेंगे, स्टूडेंट्स का सिलेबस भी उसकी मर्जी का नहीं होगा, तो फिर ये किस किस्म का एग्जाम है? ये फिर क्या करना चाह रहे हैं? क्या कुछ लोगों की शिकायत ये है कि कुछ सेंटर में सवालात ऐसे आते हैं जिनको पास करना होता है, वो सवालात दे दिए जाते हैं, वो चीजें हो जाती हैं, फिर नेट का मसला बन जाता है। नेट क्यों बंद हो जाता है? अगर आपके पास सिस्टम पहले इंप्रूव करें, सिस्टम को इंप्रूव करके सिलेबस को सब जगह पे बताएं, फिर उसके बाद आप एक एग्जाम करें तो ज्यादा बेहतर हो। जैसे मैं कह रहा हूँ, सही कह रहे हैं, वाईफाई क्यों बंद हो जाता है? वाईफाई बंद हो जाता है, ये सब चीजें लोगों को शक में डाल रहे हैं। तो आप अगर खुदारा स्टूडेंट्स की बात माने कि जी एक वक्त में तमाम मुल्क के अंदर एक ही दिन एक एग्जाम हो जाए, सुबह से शाम तक हो जाए, तो मैं समझता हूं कि ज्यादा बेहतर रहेगा और ये एक तरीकेकार होगा। अगर आप सीधा तरीका भी यही है, अगर आप एग्जाम लेना चाहते हैं तो। लेकिन हम तो चाहते हैं कि आपने एक और काम शुरू किया है, शायद आपकी नॉलेज में है कि नहीं है, कि स्टूडेंट्स को पता है कि अभी ये दाखिल हो जाएंगे, तो दाखिले के बाद जब ये डॉक्टर बन जाएंगे, एमबीबीएस कर लेंगे, तो उसके बाद भी इनको माना नहीं जाएगा, इनको रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा, इनको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा जब तक ये एनएलई नहीं दे देंगे। नेशनल एग्जिट एग्जाम कहते हैं इसको, नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम देंगे, उसके बाद ये जाकर इनको रजिस्टर्ड किया जाएगा उसमें। तो ये क्या जुल्म है कि आप एंट्री टेस्ट भी ले रहे हैं, एग्जिट टेस्ट भी ले रहे हैं। तो पेरेंट्स क्या अपने बच्चों के लिए इसीलिए रह गए कि इनको इनकी फीस पे फीस दिए चले जाएं, फिर उसके बाद बच्चे क्या इसीलिए रह गए कि एग्जाम पे एग्जाम दिए चले जाएं? भाई आपने अपने मेडिकल कॉलेजेस के स्टैंडर्ड को ठीक करना है। आप ये क्यों कर रहे हैं कि और ये बच्चों की नफ्सियात को कितना मुतासिर करता है? आप ये देखें, बच्चे जब एफएससी करते हैं, एफएससी में इतनी मेहनत करते हैं, इतने अच्छे मार्क्स लेते हैं, उसके बाद फिर आप एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हैं, फिर तैयारी करने के बाद जब इस तरह बच्चों को, मतलब मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है, बड़ी हमदर्दी इन बच्चों के साथ, हम भी इस टाइम से गुजरे स्टूडेंट लाइफ से, तो बच्चों के सर पे कितना प्रेशर है, साइकोलॉजिकली कितना बच्चे डिस्टर्ब होंगे। अच्छा हाफिज मुनीब, मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी कि लास्ट कमेंट का मतलब ही नहीं कि आप बहुत छोटी बात करें, जितनी बात करना चाहिए आप कर सकते हैं, कि अगर आप लोग के मुतालिबात नहीं सुने जाते, जो कि बिल्कुल जायज़ मुतालिबात हैं, तो फिर आप लोग किस हद तक जाएंगे? देखें, कल बरोज़ जुमेरात मौरखा 23 सितंबर कंट्री वाइड हमने एहतजाज की कॉल दी है और पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। अगर उसके बावजूद भी हमारे मुतालबात ना माने गए तो फिर हम कोर्ट जाएंगे, और हम हर शहर की कोर्ट जाएंगे और इन्हें हम लीगल नोटिस भिजवाएंगे। अच्छा देखें, बात यह है कि पीएमसी ने
इस टेस्ट से पहले भी एक प्रैक्टिस टेस्ट हमें दिया था ऑनलाइन। जब उसमें हमने जब उसको अवेल किया तो हमने पीएमसी को बताया कि इसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, इसके अंदर जो की है वो सही नहीं है। ठीक। पीएमसी ने हमसे कहा कि ठीक है, आपकी बात बजाए, लेकिन इसे हम दुरुस्त कर लेंगे आपके फाइनल एग्जाम में। अनफॉर्चुनेटली जब बच्चे जाते हैं एग्जाम देने, आगे बताते हैं कि हमारे बासानी 190 180 नंबर आ जाएंगे, लेकिन जब उनका रिजल्ट आता है, यकीन करें, उनके सिर्फ 80 और 90 नंबर आते हैं। एनईडी में एग्जाम होते हैं, माना उसमें मैक्सिमम 10 नंबर का फर्क होता है, बच्चे आके बताते हैं 100 आएंगे तो उनके 90 आते हैं। अब ये ऐसी बात हुई कि 100 नंबर का फर्क आ रहा है। अच्छा, और जिस बंदे ने ये बात की है ना कि बच्चे रट्टे लगा के आते हैं, हमें भी मालूम है कि वो बंदा कैसे यहाँ पर आके बैठा है, उसने किस तरह पढ़ा है हमें मालूम है। तो हमें ना बताएं कि किस तरह पढ़ाई की जाती है, हमें मालूम है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी हाफिज मुनीब आपका भी, डॉक्टर कैसर आपका भी। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाज़त होगी। इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल का ज़िंदगी ने वफा की। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।